हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो तक हमारे सारे इलस्ट्रेशंस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं HOTS क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं HOTS क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। वाई इज क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू का जो भी कम है, ठीक है, उस पर क्यों हम उसको वैल्यू करते हैं, क्यों रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों हम सबको पता है क्या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमेशा अगर किसी भी नुकसान होने वाला है या कोई भी चीज़ दिक्कत होने वाली है उसकी तैयारी जो है वो पहले से करके रखो। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, आपको ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के कारण हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। वेयर बाय एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर अकाउंटेड, जहाँ पे हमें अगर लग रहा है कि फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है या एक्सपेंस होने वाला है, लॉस होने वाला है, उसकी हम पहले ही अकाउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए हम पहले ही तैयारी कर लेते हैं। लेकिन इनकम या गेन जब एक्चुअली अर्न होगा तभी रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि अच्छा इनकम होने वाली है लेकिन अर्न नहीं की है तो पहले से ही खुशी नहीं मनाना है, पहले से ही बल्ले बल्ले नहीं करना है। ये हमने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक की देखो क्या होता है। जैसे सपोज कॉस्ट है, आपका कॉस्ट कितना है, सपोज 20,000 और मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, मार्केट वैल्यू सपोज करो कम हो गई 15,000 है। मतलब क्या बताना चाह रहा है ये कि अगर आप स्टॉक को बेचने जाओगे तो 15,000 में बिकेगा। मतलब एक तरीके से आपको एंटिसिपेटेड लॉस दिख रहा है कि अच्छा मेरा 20,000 के गुड्स हैं वो 15,000 की उनकी वैल्यू रह गई है, तो इसीलिए आप उसको पहले ही 15,000 पे रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया इतना? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। वाई एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज रिक्वायर्ड। अरे ये तो हमें पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करना क्यों ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है। इस साल का खर्चा है जो ड्यू हो चुका है, जो पे नहीं किया है। तो खर्चा ड्यू होना इंपॉर्टेंट है, पे किया हो या नहीं किया हो इस साल उससे हमें मतलब नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाए इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड फॉलोइंग द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इस साल के जो खर्चे हैं वो जो ड्यू हो चुके हैं वो इसी साल रिकॉर्ड करो। इस साल की जो इनकम अर्न कर चुकी है वो भी इसी साल रिकॉर्ड करो, भले ही पैसा मिला हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलो तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड फॉलोइंग द अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वेदर पेड और नॉट शुड बी अकाउंटेड। ठीक है, क्लियर हो गया? पे हुए हों या नहीं हुए हों उससे मतलब नहीं है, एक्सपेंस का ड्यू होना इंपॉर्टेंट है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट ईयर्स एक्सपेंसेस एंड टेकन टू बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट। अरे भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है कि हमने अगले साल का खर्चा, सब्सिक्वेंट ईयर का खर्चा अभी से एडवांस में हमने दे दिया है, एडवांस में कर दिया है। ठीक है, तो वो सब्सिक्वेंट ईयर का खर्चा है, वो इस साल से रिलेटेड खर्चा नहीं है, तो इसीलिए उसको हम इस साल के उससे एक्सक्लूड करते हैं खर्चों से। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द करंट ईयर्स एक्सपेंसेस एंड टेकन टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि हमने एडवांस में खर्चा तो कर दिया है बट उसका हमें जो बेनिफिट है वो हमें अगले साल मिलने वाला है, तो हमारा इसलिए उसको हम असेट की तरह ट्रीट करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला ट्रीटमेंट क्या होता है कि उसको आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस से P&L में से माइनस करते हो एंड उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हो एज अ करंट असेट बिकॉज सच एक्सपेंसेस रिलेट टू नेक्स्ट ईयर विच हैव बीन पेड इन एडवांस। क्लियर है इतना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम सबसे पहले सोचो क्या होता है। अक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है, वी हैव अर्नड दैट पर्टिकुलर इनकम बट वो हमें रिसीव नहीं हुई है, उसका पैसा अभी हमें मिला नहीं है। ठीक है, तो वो अक्रू हो चुकी है। तो वाई इज अक्रूड इनकम क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। सबसे पहला जवाब ये, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड है, वो हम अर्न कर चुके हैं, भले ही पैसा मिला या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, अर्न कर ली ना इनकम, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये हमारा इसी साल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ठीक है, और उसको हम करंट एसेट क्यों दिखाते हैं? क्यों? क्योंकि सामने वाले से हमें वो पैसा लेना है। ठीक है, अक्रू हो चुकी है हमारी इनकम और हमें उस सामने वाले से वो पैसा ड्यू है, हमें वो लेना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम
असेट साइड पे दिखाते हैं बैलेंस शीट में, करंट असेट में। ठीक है, चलो आंसर देख लो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू बी रिकग्नाइज्ड। रेवेन्यू तब रिकग्नाइज हो जाएगा जैसे ही गुड्स या सर्विसेज हैव बीन सोल्ड और प्रोवाइडेड। ठीक है, जैसे ही हमने गुड्स या सर्विसेज जैसे ही दे दी सामने वाले को, ठीक है, जैसे ही वो मतलब बेसिकली हमने जैसे ही इनकम अर्न कर ली। ठीक है, आप अगर गुड्स और सर्विस जैसे ही प्रोवाइड करोगे मतलब आपने इनकम अर्न कर ली, मतलब आपकी सेल हो चुकी है। प्रोवाइडेड वेदर द अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, भले ही पैसा मिला हो या ना मिला हो, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, सिंस इनकम इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम सारी जितनी भी इनकम हम अर्न करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं, इसलिए अक्रूड इनकम को भी हम P&L अकाउंट में ही लेके जाते हैं। एंड सिंस द अमाउंट इज ड्यू टू द एंटरप्राइज, क्योंकि अब एंटरप्राइज को सामने वाले से पैसा लेना है, इसीलिए उसको हम करंट असेट्स में दिखाते हैं। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। यही हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, अनअर्न्ड इनकम इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट। अब ध्यान से देखो, नाम में ही सब चीजें छुपी होती हैं। अनअर्न्ड, अनअर्न्ड मतलब क्या? जो अर्न नहीं की लेकिन पैसा मिल गया एडवांस में। हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट है, अरिजीत सिंह को हमने एडवांस पैसा देके बुक कर दिया, बट उसने अभी अपनी सर्विसेज नहीं दी, उसने अभी तक स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं दिया। ठीक है, मतलब उसकी सेल नहीं हुई है। आया समझ में? उसने इनकम अभी तक अर्न नहीं की है, उसको एडवांस में पैसा मिल गया। सपोज आप गुड्स बेच रहे हो, आपको मार्च में ही पैसा दे दिया, लेकिन वो गुड्स आप अप्रैल में बेचने वाले हो। ठीक है, सामने वाली पार्टी को आप अप्रैल में वो गुड्स या सर्विसेज देने वाले हो, तो आप मार्च में जो वो पैसा एडवांस मिला, क्या वो आपकी इनकम होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि आपने अर्न ही नहीं किया, सेल ही नहीं हुई, सर्विस ही नहीं दी। ठीक है, उसकी सेल या सर्विस जो है वो अप्रैल में मानी जाएगी जब आप एक्चुअली में वो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे या जब आप गुड्स ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो इसीलिए अनअर्न्ड इनकम हमारी ऐसी इनकम है जो हमने अर्न ही नहीं की, और जो इनकम अर्न ही नहीं की है, सिर्फ पैसा एडवांस में मिला है, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे क्या एज इनकम? नहीं, क्योंकि वो हमारी इनकम ही नहीं है, उसको हम इनकम की तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? नो, बिकॉज अनअर्न्ड इनकम मीन्स अमाउंट दैट हैज बीन रिसीव्ड अगेंस्ट विच गुड्स विल बी सोल्ड और सर्विसेज विल बी रेंडर्ड। विल बी, अभी दिया नहीं है, अभी गुड्स बेचे नहीं है, अभी सर्विसेज दी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो अनअर्न्ड इनकम है वो हमारी एक्चुअली में इनकम नहीं है, बेसिकली वो एक तरीके का एडवांस है जो हमें मिला है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो ये P&L में नहीं आएगा और बैलेंस शीट में आएगा। कैसे आएगा? कहाँ आएगा? एज अ लाइबिलिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सर पे बोझ है कि हमें पैसा मिल चुका है, हमें उसके अगेंस्ट एक्टिविटी परफॉर्म करनी है सामने वाले के लिए, सामने वाले को सेल करनी है, गुड्स देना है। ठीक है, तो इसलिए वो आपका हमेशा लाइबिलिटी साइड पे दिखेगा बैलेंस शीट में। चलिए आगे बढ़े। इफ डेप्रीसिएशन रिड्यूसेस प्रॉफिट, ठीक है, अगर डेप्रीसिएशन प्रॉफिट रिड्यूस करता है और रिड्यूसेस बुक वैल्यू ऑफ असेट्स एंड ऑल्सो रिड्यूसेस कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। अब अगर आप कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर कैसे रिड्यूस हो रहा है? ध्यान से, अगर हम डेप्रीसिएशन प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा और प्रॉफिट जाके ऐड होगा कहाँ पे? कैपिटल में। ठीक है, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है डेप्रीसिएशन के कारण, तो हमारा जो कैपिटल में जितना प्रॉफिट ऐड हो रहा है वो भी कम से ही ऐड हो रहा है। ठीक है, सपोज आपका प्रॉफिट आ रहा था 200 रुपये विदाउट डेप्रीसिएशन, बट आपने जब 50 रुपये का उसमें डेप्रीसिएशन और लगा दिया तो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है 150। ठीक है, तो अगर आप 50 रुपीज़ का डेप्रीसिएशन नहीं लगाते तो आपके कैपिटल अकाउंट में क्या जाके जुड़ता? 200 जुड़ता, बट क्योंकि 50 का डेप्रीसिएशन लगा दिया तो अब सिर्फ 150 ही जुड़ेगा। तो एक तरीके से कैपिटल भी आपका रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर डेप्रीसिएशन प्रॉफिट रिड्यूस कर रहा है, असेट की वैल्यू भी रिड्यूस कर रहा है, कैपिटल भी रिड्यूस कर रहा है, तो एंटरप्राइजेस डेप्रीसिएशन आखिर क्यों चार्ज करते हैं? क्यों क्यों क्यों? तो बहुत सिंपल है, हमें पता है बच्चों क्या डेप्रीसिएशन क्या होता है। बेसिकली अगर कोई असेट है, ठीक है, आपने 1 लाख का असेट लिया तो एक तरीके से वो आपका खर्चा तो हुआ, ठीक है, लेकिन ये 1 लाख का फायदा आपको अगले 5 साल मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इस 1 लाख को, या चलो 4 साल मिलने वाला है, ठीक है, तो 1 लाख को क्या आप एक ही साल में पूरा खत्म कर दोगे? P&L में आप सीधे पूरा एक्सपेंस चार्ज कर दोगे? तो सोचो आपका प्रॉफिट कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। और ये ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंटिंग नहीं होगी। जब 1 लाख के खर्चे का फ़ायदा हमें 4 साल तक मिल रहा है तो हम 1 लाख को 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और हर साल 25-25 हज़ार का
कॉस्ट हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और उस कॉस्ट को एलोकेट, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट को एलोकेट करना। 1 लाख का खर्चा हुआ है लेकिन वो 4 साल तक फायदा देने वाला है, तो 1 लाख की मशीन खरीदी है, वो 4 साल तक चलने वाली है, तो उसको इसीलिए जो पूरा 1 लाख का खर्चा है, जो 1 लाख की मशीनरी है, उसको हम 4 सालों के उसमें पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट एलोकेशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इज और कुछ नहीं बट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है कि हम कॉस्ट, जो फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट है, उसको एलोकेट कर रहे हैं जो उतने सिस्टमैटिक ईयर में जितने में हमें उसको लग रहा है कि उसकी यूजफुल लाइफ होने वाली है। जैसे इस मशीन की हमें लग रहा था कि 4 साल यूजफुल लाइफ होने वाली है, अगर लगता है 10 साल होने वाली है तो हम इसको 10 सालों में डिवाइड करके इसको एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, एज जिसको हमने नाम दे दिया, नामकरण कर दिया है क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जो हमने उनकी यूजफुल लाइफ एस्टिमेट की है उसमें हम उस खर्चे को डिवाइड कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। तो इट इज दस अ कॉस्ट ओनली, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट शो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइडेड बोथ फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट विल बी शोन एट अ हायर अमाउंट। अब सोचो, अगर आप ये डेप्रिसिएशन हर साल नहीं चार्ज करोगे, ठीक है, तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस कितना गलत चीज़ दिखाएगा, आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा दिखाएगा और आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी वही दिखाता रहेगा। मतलब सोचो, अगर आप डेप्रिसिएशन ना चार्ज करो तो आपकी 1 लाख फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू दिखती रहेगी हर साल। बट ऐसा होता है क्या, आपको पता है? अगर आप कोई कार खरीदने जाते हो, अगर आपने कोई 10 लाख की भी कार खरीदी, ठीक है, उसको आप 1 साल बाद भी अगर बेचने जा रहे हो तो वो आपकी 10 लाख में नहीं बिकेगी। तो फिर आप कैसे किसी मशीन को 1 लाख की जो ली है उसको हर साल 1 लाख पे ही दिखा सकते हो? आपको ये दिखाना ज़रूरी है कि हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, हर साल उसकी वैल्यू में गिरावट आ रही है। ठीक है, क्लियर है इतना? तभी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही, ट्रू और फेयर व्यू देंगे और प्रॉफिट भी हमारा सही तरीके से कैलकुलेट हो पाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन 7, द डेट्स रिटन ऑफ एज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली आर क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, इज इट करेक्ट? वाई? देखो, अगर डेट्स हमने बैड डेट्स की तरह रिटर्न ऑफ कर दी तो बच्चों क्या हुआ, देखो सपोज हमने सेल्स की, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने किसी को गुड्स बेचे, ठीक है, मुझे उससे कितने लेने थे, 1000 रुपए, लेकिन सामने वाला जो है वो कंगाल हो गया, सामने वाले के पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची कि वो मुझे उधारी चुका पाए। तो अब ये चीज़ फैक्ट जानने के बाद मैंने अपना सर पीटते हुए ये एंट्री कर ली कि मेरा 1000 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने क्या मान लिया उसको, बैड डेट्स अकाउंट। तो बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं हम और क्या करते हैं, डेटर्स को अपनी बुक्स में ख़त्म कर देते हैं कि अब हमें उम्मीद ही नहीं। बेसिकली ये एंट्री ऐसी है कि अब हमारे पास उम्मीद नहीं बची है कि इससे हमें अब पैसा कोई भी मिलेगा, तो बस हम अपनी बुक्स में उसको, इस इंसान को ही ख़त्म कर देते हैं। अब सोचो, यहाँ डेटर्स डेबिट हो रहा है 1000 से, यहाँ डेटर्स क्रेडिट हो रहा है 1000 से, तो आपकी बुक्स में डेटर्स तो पूरा सेटल हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, अकाउंट पूरा नील हो गया आपका डेटर्स का। ठीक है, अब जब सामने वाले ने भगवान की कृपा से उसके पास कुछ टाइम बाद पैसे आए और सामने वाले ने आपको पैसे दिए, ठीक है, तो आप क्या एंट्री करोगे? क्या आप वापस से कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करोगे? क्या, कैसे करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स तब होता जब ये जिंदा होता, बट ये डेटर्स तो हमारी बुक्स में मर चुका है, देखो मर चुका है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो लॉस हमने बुक किया है ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, इसके अगेंस्ट हम एंट्री करते हैं क्या, कि कैश तो आ रहा है, सपोज कैश या बैंक में जो भी पैसा आ रहा है वो हम करते हैं डेबिट, लेकिन क्योंकि हमने लॉस बुक किया है तो उसको नलिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, गेन बुक कर देते हैं, जिसको हमने क्या नाम दे दिया गया है, बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी 1000 से कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। आ रहा है समझ में? तो अब समझ में आया क्यों हम कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स नहीं करते। अगर ये बैड डेट्स नहीं हुआ होता, ठीक है, और सामने वाली पार्टी कंगाल नहीं हुई होती, तो हम उससे जब पैसा मिलता तो हम सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स करते, लेकिन ऑलरेडी हम इसको अपनी बुक्स में ख़त्म कर चुके हैं, तो अब वापस से इसको जिंदा नहीं करेंगे। ठीक है, जो लॉस है उसके अगेंस्ट एक गेन बुक कर देंगे। क्लियर है इतना? चलो तो आंसर देखो क्या बोल रहे हैं वो, द डेट्स रिटन ऑफ इज बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, अगर सब्सिक्वेंटली रिकवर किए तो क्या उसको हम डेटर्स अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? नहीं बच्चों, नहीं करेंगे, बिकॉज बैड डेट्स व्हेन रिटन ऑफ आर डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट।
ठीक है, जब भी बैड डेट्स हम डेबिट करते हैं उसको हम राइट ऑफ करते हैं बैड डेट्स अकाउंट में, एंड क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट, देखो यही किया है, एंड द डेटर्स अकाउंट इज क्लोज्ड, देखो डेटर्स अकाउंट क्लोज हो रहा है, नील हो रहा है, पूरा खत्म हो रहा है हमारी बुक्स में। देयरफॉर व्हेन बैड डेट्स आर रिकवर्ड, जब भी बैड डेट्स रिकवर होती हैं, दे आर क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट एज इनकम, ठीक है, इसीलिए इसको एज इनकम या गेन की तरह हम उसको क्रेडिट करते हैं। आ रहा है समझ में, इस लॉस के अगेंस्ट। चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन 8 पे, अंडर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड, हमें पता है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर कोई भी एंटिसिपेटेड लॉस या एक्सपेंस होने वाला है, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई खर्चा या नुकसान होने वाला है, तैयारी अभी से कर लो। तो बस वही तैयारी जो है वो क्या उसको तैयारी को क्या बोलते हैं हम, प्रोविजन बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो बस सिंपल सा आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 9, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने पढ़ा था, डेटर्स को हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तब हम बिफोर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स फ्रॉम डेटर्स करते हैं क्या? नहीं। हमें पता है बच्चों क्या, कि हमेशा जब भी हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे प्रोविजन बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस क्लोजिंग प्रोविजन। ये तुरंत आपको याद आना चाहिए, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये हम माइनस करते हैं और उस पर फिर हम रेट लगाते हैं। और ये माइनस हम क्यों करते हैं, हमने रीजन जाना था, क्योंकि भाई डिस्काउंट किसको दोगे आप, डिस्काउंट उन्हीं डेटर्स को दोगे ना जो आपको पैसा देने के लिए रेडी होंगे। जो आपको बैड डेट्स होने वाली है, जो पैसा मिलने ही नहीं वाला, उनको क्या आप डिस्काउंट दोगे? ठीक है, तो जो डेटर्स आपको पैसा देंगे आप डिस्काउंट उन्हीं को देते हो। तो इसीलिए हमेशा जब भी डिस्काउंट प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑफ डेटर्स कैलकुलेट करते हैं तो सारी जो बैड डेट्स हैं हमारी, जितनी भी एस्टिमेटेड बैड डेट्स हैं वो सब हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, और जो डेटर्स हमारे रियलाइजेबल रहते हैं या जो डाउटफुल नहीं है, ठीक है, जो हमारे इसके बाद जो डेटर्स बचेंगे वो हमारे डाउटफुल नहीं होंगे, उनसे मतलब ये है कि पक्का पक्का पैसा मिलेगा। तो जिनसे पक्का पक्का पैसा मिलेगा उन्हीं को हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, नो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, ये माइनस करने के बाद ही हम डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। इट इज सो बिकॉज डिस्काउंट इज नॉट अलाउड ऑन डेटर्स विच आर डाउटफुल फॉर रिकवरी। तो डिस्काउंट कभी भी हम उन डेटर्स पे नहीं करते जिनसे हमको रिकवरी होना ही डाउटफुल है। ठीक है, जो पैसा देंगे कि नहीं हमें वही नहीं अते पते, जिनसे पैसा पक्का श्योर शॉट आएगा उन्हीं के लिए हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाते हैं। बहुत सिंपल, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। चलिए क्वेश्चन 10, बाय प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज फॉलोड। अगेन बच्चों, डिस्काउंट हम सामने वाले को देने वाले हैं, एक तरीके से खर्चा एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सिंपल, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11, एट व्हाट वैल्यू आर द गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एनीवे। ठीक है, तो जब भी प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले लेता है तो क्या सेल हो रही है? नहीं, वो एक तरीके से जो स्टॉक है वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, तो उसको हमेशा हम किससे माइनस करते हैं, परचेज कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। हमेशा जब भी आपकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, वो हमेशा आपकी परचेज कॉस्ट पे होती है, ना कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हो। जब सेल करते हो गुड्स को तब आप प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल करते हो। ठीक है, लेकिन ड्रॉइंग्स एक तरीके से क्या हो रहा है कि सामने वाला जो प्रोप्राइटर है वो गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो क्या करोगे, दे आर रिकॉर्डेड एट परचेज कॉस्ट बिकॉज इट इज नॉट अ सेल, सेल नहीं है बट अ ड्रॉइंग। क्लियर है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट वैल्यू आर द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल अकाउंटेड एंड वे। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू पे गुड्स जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सैंपल, सेम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, तो हम फ्री में सैंपल बांट रहे हैं, सेल नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं एक तरीके से, तो इसीलिए हम उसको परचेज कॉस्ट पे ही उस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो दे आर अकाउंटेड एट परचेज कॉस्ट बिकॉज इट इज नॉट अ सेल, वो सेल नहीं है बट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है। क्लियर है इतना? ठीक है, ये तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। चलो
तो HOTS क्वेश्चंस बच्चों हमारे यहाँ पर पूरे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और आपके कॉन्सेप्ट्स अब और अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट। एंड अगेन इन बैलेंस शीट इट इज़ सो बिकॉज ऑफ, तो जब भी कोई एडजस्टमेंट दिया होता है हमें ट्रायल बैलेंस के नीचे, उसका एक इफेक्ट आता है हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में और दूसरा इफेक्ट आता है बैलेंस शीट में। तो हमेशा हमने बोला है कि 2 इफेक्ट्स आएंगे जब भी एडजस्टमेंट होगा। तो 2 इफेक्ट्स क्यों आएंगे बच्चों, किस कारण से आएंगे? मैचिंग प्रिंसिपल के कारण, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के कारण, अक्रूवल कॉन्सेप्ट या मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो हम सबको पता है बच्चों हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए जो एडजस्टमेंट्स हैं वो ऐसी एंट्रीज हैं बेसिकली जिसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है ईयर एंड पे, वो ऐसी एंट्रीज, ऐसे एडजस्टमेंट्स बचे रह गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसका ट्रीटमेंट हमें देना बाकी है। ठीक है, तो ये डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल आपका इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एस्पेक्ट्स इसलिए हमेशा उस ट्रांजैक्शन के हम लेते हैं। क्लियर है इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट येट पेड आर अकाउंटेड बिकॉज ऑफ। एक्सपेंस इनकर हो गया है, ठीक है, लेकिन पे नहीं हुआ, लेकिन उसको फिर भी हम उसको अकाउंट कर रहे हैं, उसको फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने देखा ये कौन से प्रिंसिपल के कारण होता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट के कारण। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इस साल से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हैं और जो भी इनकम है, जो भी इस साल से रिलेटेड हैं उनको रिकॉर्ड कर लो, भले ही पैसा गया हो या नहीं गया हो या पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, उससे मतलब नहीं है। इसलिए जो भी एक्सपेंसेस हमारे, पैसे भले गए हों नहीं गए हों, पेमेंट हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन एक्सपेंसेस इनकर हो गए हैं ना, तो बस खर्चा ड्यू हो गया है ना, तो बस उसको रिकॉर्ड करना है एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट। चलिए, wages paid for installation of machine is added to the cost of machine because of accrual concept, matching principle, materiality principle या cost principle। तो हम सबको पता है बच्चों cost principle ये बोलता है कि जब भी कोई कैपिटलाइजेशन हो रहा है, जब भी कोई मशीनरी खरीद रहा है, उस पर कुछ खर्चे ऐसे हो रहे हैं जो उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में लाने के लिए किए जा रहे हैं, तो वो हमेशा कॉस्ट हमारा कैपिटलाइज होगा। वो खर्चा जो है उसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको हम असेट की कॉस्ट में जोड़ देंगे। ये कौन बोल रहा है? हमारा कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो वेजेस जो हमने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन पे पे करे हैं उसको हम कॉस्ट ऑफ मशीन में क्यों जोड़ते हैं? बिकॉज ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। 4th है प्रीपेड इंश्योरेंस एग्जिस्टिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन द बैलेंस शीट इन द असेट साइड बिकॉज ऑफ। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमारे ट्रायल बैलेंस में है उसको हम किस प्रिंसिपल के कारण दिखाते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल, मटेरियलिटी, कॉस्ट, हम सबको पता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट के कारण दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट हो गया है लेकिन खर्चा ड्यू नहीं हुआ, इसलिए हम उसको सीधे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाते हैं एज खर्चा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से, खर्चे में से हम एक्सक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट, ऑन 1st Feb 2020 अ लोन ऑफ 1 लाख वॉज गिवन टू पार्थ एट 12% पर एनम। ठीक है, तो 1 फरवरी 2020 को लोन 1 लाख रुपए का पार्थ को दिया 12% पर एनम से। इंटरेस्ट वॉज रिसीव्ड फॉर 3 months फ्रॉम फेब टू अप्रैल 2020। तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिला फरवरी से लेके अप्रैल 2020 तक। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 अमाउंट ऑफ एडवांस इंटरेस्ट शुड बी। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा फेब 2020, ये है हमारा मार्च 2020 और ये है हमारा अप्रैल 2020। ठीक है, अब क्या हुआ है, हमने 1 फरवरी को यहाँ पे लोन दिया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, कितना? 12% से। तो निकालो 1 लाख पे 12%, तो पूरे साल का मतलब 12% पर एनम है, तो 12,000 रुपीज़ का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, ये पूरा 1 ईयर का है, दैट इज 12 मंथ्स के बराबर है। ठीक है, तो अगर 12 महीने का इंटरेस्ट बच्चों कितना आ रहा है? 12,000, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये पर मंथ निकल आ जाएगा आपका कितना? 1,000 रुपीज़। अब वो क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो साल है वो 31 मार्च मतलब यहाँ पे एंड हो रहा है और हमें इंटरेस्ट जो है वो 3 महीने का मिला है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो बोल रहे हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप इस साल जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020, तो एडवांस इंटरेस्ट आपको कितना मिला है वो आप कितना दिखाओगे? तो आपको पूरा ये 1 महीने का इंटरेस्ट एडवांस में मिला है,
क्योंकि आपका साल तो यहीं ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये 1 महीने का जो एक्स्ट्रा आपको मिला है, ये आपका एडवांस में इंटरेस्ट मिला है, वो इस साल से रिलेटेड नहीं है। क्लियर है? तो एडवांस इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 मंथ का, ₹1000। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5th का बी। क्लियर है? इतना आ रहा है समझ में? इस तरह से चीज़ों को इमेजिन करके समझोगे तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलो, बहुत आसान। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, पीएनएल में। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। वेजेस एंड सैलरीज, अब सबसे पहले क्या आ रहा है, वेजेस एंड सैलरीज में वेजेस आ रहा है, ठीक है। तो वेजेस कहाँ आता है, वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसलिए वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट को हम कहाँ दिखा देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है? ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट। अब सैलरीज एंड वेजेस में सैलरीज पहले आ रहा है, और सैलरीज क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसको हम कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो आपका क्या हो जाएगा, बी, प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरीज एंड वेजेस को हम पीएनएल में दिखाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज मोर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। तो हम सबको पता है कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस बिकॉज ऑफ, क्लोजिंग स्टॉक को हम कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के कारण, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी। तो हम सबको पता है बच्चों, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो भी एस्टिमेटेड लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं, एंटिसिपेटेड लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए अभी से तैयारी कर लो। तो इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं बिकॉज ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्लोजिंग स्टॉक इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। अगर क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, अगर क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ बाहर दिया है, ठीक है, तो इसके हमेशा 2 इफेक्ट्स होंगे। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा। तो आपका 11th का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 11th। चलिए 12th, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बिजनेस, सेल्स 1 लाख, परचेज 60,000, वेजेस 21,000, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 3,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया नहीं हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक बोला गया है कि 3,000 रुपये ज़्यादा था ओपनिंग स्टॉक से। 1/3 ऑफ द वेजेस वॉज चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम जितना वेजेस जो दिया हुआ है उसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही हमने लिया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए। बोल रहे हैं व्हाट वाज द ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप इसमें हो सकते हो कंफ्यूज, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिमाग लगाओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये हमारा COGS का फॉर्मूला होता है। और दूसरी चीज, या COGS का ये फॉर्मूला ले लो, या दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका, नेट सेल्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका COGS के दोनों ही फॉर्मूले हैं, तो आप COGS ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आना बराबर ही है। तो क्या बच्चों आप ये चीज लिख सकते हो, आप ये इक्वल टू ये लिख सकते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या होता है, COGS ही होता है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, X। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले में पुट करो, X प्लस परचेजेस कितना दिया है 60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितना बोला है उन्होंने, वेजेस का 1/3 लेना है। ठीक है, तो 21,000 का 1/3 ले लेते हैं, कितना आ रहा है 7,000। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, हमें बोला है ओपनिंग स्टॉक से 3,000 रुपये ज़्यादा था, तो माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं हम X प्लस 3,000,
इस तरह से लिख सकते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक को, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू, ठीक है। अब COGS, ये आपका COGS आ जाएगा, तो आप इससे इक्वेट कर सकते हो। नेट सेल्स कितना दिया हुआ है, 1 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया तो उसको हम लिख लेते हैं GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 60,000 प्लस 7,000 माइनस x, ब्रैकेट खोलो, तो माइनस x माइनस 3,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस GP। अब एक चीज जादू देखो, x और माइनस x कट हो गया, ठीक है। तो अब देखो आपका क्या बच रहा है, ये आपका हो गया 67,000 माइनस 3,000, कितना बचा, 64,000। तो 64,000 इज इक्वल टू 1 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, सॉरी 1 लाख माइनस बच्चों, ये माइनस होता है, ठीक है। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ, तो 1 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होगा, क्लियर है। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट को वहां भेज दो, और ये क्या आ जाएगा, 1 लाख माइनस 64,000, कितना हो गया, 1 लाख माइनस 64,000, 36,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 36,000। इन्होंने क्या पूछा है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो निकाल लिया बच्चों आपने 36,000, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C 36,000। क्लियर हुआ, इसको नोट कर लो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हैं, एडजस्टमेंट में नहीं दिए, ट्रायल बैलेंस में दिए, तो उसका सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, ठीक है। पहले सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट एज डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, P&L अकाउंट एज डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस, ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट एज डिडक्शन फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस एंड इन द बैलेंस शीट एज एन असेट। ये तब होता बच्चों जब प्रीपेड एक्सपेंस हमें एज एडजस्टमेंट दिया होता, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया होता। बट ट्रायल बैलेंस के अंदर दे चुके हैं, दैट मीन्स वो ऑलरेडी खर्चे में से प्रीपेड एक्सपेंस को एडजस्ट कर चुके हैं। हमारा सिर्फ एक इम्पैक्ट देना बचा है, वो क्या, कि हमें उसको बैलेंस शीट में दिखाना है असेट साइड पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, D। क्लियर है, तो कंफ्यूज मत होना, हमेशा ये याद रखना कि इन द ट्रायल बैलेंस बोला है या आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस एज एडजस्टमेंट बोला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट, इन द ट्रायल बैलेंस, फिर इन द ट्रायल बैलेंस बोल दिया बच्चों, क्या, सन्ड्री डेटर्स बताए हैं 2,25,000 के, बैड डेट्स बताइए 25,000। तो बैड डेट्स इन द ट्रायल बैलेंस ही दी हुई हैं, मतलब ये ओल्ड बैड डेट्स है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, मतलब ये कौन सा है, ओपनिंग है, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, ध्यान से। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड, तो ये हमें क्या निकालना है, ये हमारा एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग प्रोविजन। एंड 2% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज टू बी मेड, तो ये भी हमारा एडजस्टमेंट है, हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी कैलकुलेट करना है। तो द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वुड बी, तो हमें प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट करके दिखाना है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकलता है, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स तो कुछ है ही नहीं, माइनस क्लोजिंग प्रोविजन, ठीक है, इनटू आपका कितना रेट दिया है, 2%। अब क्या क्लोजिंग प्रोविजन आपको पता है, अभी नहीं पता, क्लोजिंग प्रोविजन निकाल लो। क्लोजिंग प्रोविजन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेटर्स माइनस न्यू बैड डेट्स, तो न्यू बैड डेट्स तो कुछ है ही नहीं, तो सीधे डेटर्स पे लगा लो, कितना, 2,25,000 पे कितना लगाया आपने, 5%, तो 11,250 रुपये आ गया। तो 2,25,000 डेटर्स माइनस 11,250 क्लोजिंग प्रोविजन इंटू 2%, ठीक है। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 4,275, ठीक है। तो आपका प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा 4,275, तो देख लो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D। क्लियर हो गया, तो 14 का आंसर हो गया आपका D। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 दिया है, सैलरीज 5,800 दी है, रेंट पेड 6,000 दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,000 दिया है, ओल्ड मतलब ये ओपनिंग वाला दिया है, तो इससे अभी हमें मतलब नहीं है।
कमीशन क्रेडिट मतलब इनकम हमारी 4000 दी है, तो हमें बोला गया नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वुड बी। तो बच्चों क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे है, देखो ऐसे देख लो 50,000 यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड पे है और 4000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है, माइनस सारे खर्चे, 5800 की सैलरी, 6000 का रेंट पे किया और ओपनिंग प्रोविजन तो आपका इसमें आएगा नहीं, है ना, वो आपका अगर क्लोजिंग प्रोविजन वगैरह बनाना होता तो उसमें से एडजस्ट करने के लिए उसको हम कंसिडर करते। चलो अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 54,000, माइनस डेबिट करो 5800 माइनस 6000, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 42,200। तो आपका देखो 42,200 ऑप्शन दिया है, हाँ दिया है ए, तो 15th का आंसर आपका क्या हो जाएगा ए, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तो हमारा 50,000 दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम ऐड करके सारे खर्चे माइनस कर दिए तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 42,200। चलिए ये 15th भी हो गया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर हमें कोई एडवांस इनकम मिली है और उसको सीधे ट्रायल बैलेंस में दे दिया गया है, मतलब उसका एडजस्टमेंट हो चुका है प्रॉफिट एंड लॉस से, उस पर्टिकुलर जो इनकम हेड है उससे वो एडजस्ट हो चुकी है, तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है तो हमें उसका सिर्फ एक ही इम्पैक्ट देना बचा है। तो इनकम अगर अर्न नहीं की है, वो एडवांस में मिल गई है, तो वो हमारे सर पे क्या है, बोझ, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें सर्विसेज या गुड्स देने हैं, तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे डी, बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी साइड पे हम दिखाएंगे, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एज एडजस्टमेंट दिया होता, तो हम क्या लेते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज रिडक्शन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम एंड इन द लाइबिलिटीज ऑफ द बैलेंस शीट, तब आपका आंसर हो जाता सी। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, हमेशा ये देखना कि इन द ट्रायल बैलेंस है या आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है। चलिए, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो बच्चों मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इस साल इनकम अर्न नहीं की है हमने, वो हमें एडवांस में मिली है, ठीक है, तो हम मैच करते हैं जो इस साल के रेवेन्यू हैं और इस साल के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, ठीक है। तो जो इस साल की इनकम है उसी को हमें लिखना है, ठीक है, एडवांस में जो मिली है वो हमें नहीं लिखना है, वो हम इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली इसको डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एज ऑन 1 अप्रैल वॉज 1250, ठीक है। तो ये क्या दिया है आपको, ओपनिंग प्रोविजन। बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर वर 300, तो ये आपके ओल्ड बैड डेट्स दे दी गई हैं, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स, एडिशनल बैड डेट्स नहीं दिए, मतलब न्यू बैड डेट्स नहीं है, ये आपकी ओल्ड बैड डेट्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज रिक्वायर्ड एट 5% ऑन डेटर्स, तो क्लोजिंग प्रोविजन दिया है और डेटर्स निकालना है हमें, डेटर्स 10,000 पे। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट विल बी, तो पीएनएल अकाउंट में कितना हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जाएगा। तो देखो ध्यान से, हम पीएनएल में क्या लिखते हैं हमेशा, 300 रुपये ओल्ड बैड डेट्स, ठीक है, प्लस हमारा क्लोजिंग प्रोविजन निकलेगा, हमारा न्यू बैड डेट्स तो कुछ था ही नहीं, तो सीधे डेटर्स पे निकाल लो, 10,000 पे 5% कितना आ गया, 500 हमारा क्लोजिंग प्रोविजन आ गया, माइनस ओपनिंग प्रोविजन कितना है 1250, तो देखो कितना आ रहा है, 300 प्लस 500 800 माइनस 1250, तो ये माइनस 450 आ रहा है बच्चों। और जब माइनस फिगर में आता है तो इसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल के, ये हमारा पीएनएल है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी, क्या आंसर हो गया आपका, डी 450। आ रहा है समझ में, कितना सिंपल था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, अक्रूड इनकम इफ गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो अगर अक्रूड इनकम आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दी है, आउटसाइड, तो मतलब उसके दो इम्पैक्ट्स होंगे, डुअल इफेक्ट होगा, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है तभी, इसलिए उसको हम दो जगह उसका इफेक्ट देंगे। तो अक्रूड इनकम के दो इफेक्ट्स बच्चों क्या होंगे, पहली चीज़ क्या होगी कि अर्न कर लिया है तो इस साल की इनकम में जुड़ जाएगी वो, ठीक है, तो पीएनएल में एज एडिशन टू द रिस्पेक्टिव इनकम दिखेगी, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा बच्चों, उसको हम असेट साइड पे दिखाएंगे बैलेंस शीट में, तो सीधा सीधा आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, अक्रूड इनकम इफ गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है
तो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हम उसके पर्टिकुलर उसमें ऐड कर चुके हैं हम इनकम हेड में, ठीक है। हमें सिर्फ एक इफेक्ट देना बाकी है, तो बस हम सीधे उसको कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट एज एन असेट, बैलेंस शीट में दिखा देंगे अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो आया समझ में आपको? क्वेश्चन 19 और 20 आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा। देखो यहाँ आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस बोला है, तो आपका यहाँ पर आपका आंसर क्या हो रहा था, सी, ठीक है। और आपका यहाँ पर इन द ट्रायल बैलेंस बोला है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो रहा है, डी। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे सी और डी, इनमें आपको डिफरेंस अब समझ में आ गया 19th और 20th में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। ऑन 1 April 2019 मेसर्स ओमेगा ब्रदर्स हैड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 6500। तो 1 अप्रैल को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था हमारा, मतलब ओपनिंग प्रोविजन था, ठीक है। ड्यूरिंग 1920 4200 प्रूव्ड इररिकवरेबल, मतलब ये हमारे 4200 के क्या थे, बैड डेट्स थे। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। तो 5% ऑन डेटर्स हमें प्रोविजन, दैट इज क्लोजिंग प्रोविजन बनाना था। तो डेटर्स कितने थे, 1,96,500 बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, मतलब 1,96,500 में से हमने अभी बैड डेट्स रिड्यूस ही नहीं की थी, ठीक है। तो चलो अब हमें क्लोजिंग प्रोविजन निकालना है। वो बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ नेट प्रोविजन कितना हम डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट में। तो सबसे पहले तो क्लोजिंग प्रोविजन निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, 1,96,500 में अगर ये चीज़ नहीं बोलते बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, तो हम इसको, ये हमारा ओल्ड बैड डेट्स ही है जो पूरे साल भर में हुआ, ठीक है। तो हम सीधे डेटर्स पे बच्चों कैलकुलेट कर लेते अगर ये पार्ट नहीं होता तो। बट यहाँ पे क्लियरली बोला है कि बैड डेट्स जो है हमारे इससे एडजस्ट नहीं हुए हैं, तो एडजस्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो आप सारे बैड डेट्स एडजस्ट करो पहले, फिर प्रोविजन बनाएंगे। तो 1,96,500 माइनस 4,200, कितना हो गया, 1,92,300। तो 1,92,300 पे आप लगा दो 5%, तो आपका क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा 9,615, ठीक है। अब पीएनएल के डेबिट में हम किस तरह से दिखाते हैं बच्चों, ओल्ड बैड डेट्स 4,200 प्लस क्लोजिंग प्रोविजन कितना 9,615, और क्या दिया होता ओपनिंग प्रोविजन, तो माइनस 6,500, कितना आ रहा है कैलकुलेट करो, 4,200 प्लस 9,615 माइनस 6,500, तो ये आ रहा है 7,315। तो आपका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी, 7,315। क्लियर हो गया? इतना सिंपल है। चलिए ध्यान से बस क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 22, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू नो। तो बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर की जाती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, लायबिलिटीज पोजीशन के लिए, कि असेट्स पोजीशन के लिए। तो हमें पता है बच्चों बैलेंस शीट जो है वो हमेशा एक कंपनी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस बताती है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो, हम सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकें। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू नो, प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं बच्चों, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालने के लिए, ठीक है। क्लियर है बच्चों इतना, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, प्रॉफिट एंड लॉस पता है, नेट प्रॉफिट या लॉस के लिए करते हैं हम। तो आंसर हो जाएगा बी। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कॉस्टिंग 50,000, ठीक है। तो 50,000 रुपए के गुड्स थे जो फायर में जल गए। एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 60% क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी ने 60% का क्लेम एडमिट कर लिया, लेकिन बाकी का जो 40% था वो लॉस हमें खुद भुगतना पड़ा। द एडजस्टमेंट विल बी एंटर्ड इन, तो ये एडजस्टमेंट कहाँ एंटर किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट में। ध्यान से सोचो। सबसे पहला एक इफेक्ट तो क्या होगा इसका, कि हमारा परचेजेस, स्टॉक जल गया है तो परचेजेस रिड्यूस होता है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करेंगे, या उसके क्रेडिट साइड में लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर दिखाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट तो बिल्कुल होगा। फिर पीएनएल अकाउंट में बच्चों हम लॉस बाय फायर डेबिट करेंगे, कितना 40%, जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमको नहीं दिया है, ठीक है, वो लॉस हम खुद भुगतेंगे, दैट इज 20,000 रुपीज़ आप पीएनएल में डेबिट करोगे।
और कितना 60% का क्लेम आपको देने के लिए रेडी हो गई है इंश्योरेंस कंपनी। तो बैलेंस शीट में आप इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर की तरह दिखाओगे कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से 30,000 रुपये का क्लेम लेना है। तो एक तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, यहाँ पे परचेजेस में से आप माइनस करोगे 50,000, ध्यान से, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों का ही काम आएगा इस एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट देने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 25 का डी। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। डेप्रीसिएशन फॉर करेंट ईयर इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। अब देखो, एक आपके ट्रायल बैलेंस में दे दिया गया है बच्चों, आपके ट्रायल बैलेंस में बता दिया गया है कि डेप्रीसिएशन इतना है। तो जब ये डेप्रीसिएशन आपका ट्रायल बैलेंस में कैसे आया, ध्यान से, आपकी जर्नल एंट्री हो चुकी होगी, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, जो भी असेट है, तो आप असेट की वैल्यू ऑलरेडी गिरा चुके हो, ठीक है। फिर आपका डेप्रीसिएशन का लेजर बना होगा, ठीक है, जिसमें आपने डेप्रीसिएशन डेबिट किया होगा और क्लोजिंग बैलेंस जो आया होगा वो आप ट्रायल बैलेंस में लेके गए होगे। समझो, हर चीज़ को समझना जरूरी है, ठीक है। तो आपका मतलब आप पहली एंट्री, जर्नल एंट्री जो कर चुके हो, आप असेट की वैल्यू को ऑलरेडी डेप्रीसिएशन से रिड्यूस कर चुके हो। मतलब ट्रायल बैलेंस में अगर आपका डेप्रीसिएशन आ रहा है तो इसका एक इफेक्ट आप दे चुके हो ऑलरेडी, दैट इज क्या, कि आप असेट में इसको, असेट की वैल्यू को गिरा चुके हो डेप्रीसिएशन के अमाउंट से, असेट की वैल्यू को राइट ऑफ कर चुके हो। तो जब हमारा एडजस्टमेंट में डेप्रीसिएशन दिया होता है तो हम हमेशा दो एडजस्टमेंट्स, दो इम्पैक्ट्स देते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसका एक इम्पैक्ट तो कवर हो चुका है, दैट इज जो हम बैलेंस शीट में इम्पैक्ट देते थे, असेट में से डेप्रीसिएशन माइनस करने वाला इम्पैक्ट, वो आप ये जर्नल एंट्री के थ्रू ऑलरेडी कर चुके हो, तभी आपका डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में आया है। तो दूसरा इम्पैक्ट क्या बचा हुआ है हमारा, पीएनएल अकाउंट में हमें डेप्रीसिएशन लेके जाना है। तो बस अब आपका सिर्फ एक इम्पैक्ट देना है आपको कि पीएनएल अकाउंट में आपको डेप्रीसिएशन को डेबिट साइड पे लेके जाना है, ठीक है, उसको मार के लेके जाना है खर्चे को। एक तरीके से खर्चा ही होता है हमारा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्लियर है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, देखो, डेप्रीसिएशन फॉर करेंट ईयर इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन। अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रीसिएशन दिया है तो कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर असेट इन द बैलेंस शीट। तो दो इफेक्ट होंगे नहीं, ट्रायल बैलेंस में आ गया तो सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट एज अ डिडक्शन फ्रॉम कंसर्न्ड असेट। तो ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, असेट साइड आप ऑलरेडी, आपका जो असेट की वैल्यू दिख रही होगी, क्योंकि आपका डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो आपकी असेट की वैल्यू ऑलरेडी डिडक्ट होके, डेप्रीसिएशन डिडक्ट होके दिख रही होगी, ठीक है। तो इसलिए ये वाला भी, बी ऑप्शन भी गलत है। डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, तो बिल्कुल सही जवाब आपका आंसर होगा बच्चों सी, ये आपका डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, बस यही एक ट्रीटमेंट करना बचा होगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? आपके जो दो एडजस्टमेंट्स थे उसमें से एक एडजस्टमेंट ऑलरेडी आप ये जर्नल एंट्री के थ्रू कर चुके थे, इसीलिए आपका डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था। तो बस अब आपका ट्रायल बैलेंस में डेप्रीसिएशन दिख रहा है तो बस आपका एक इफेक्ट और बचा है देने का, दैट इज आपको पीएनएल में डेबिट करना है, ठीक है, क्लियर हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई भी? चलिए, तो क्वेश्चन 26 हो गया, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 27, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेड ऑन द डेट्स दैट आर। अब प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स हम किस पे बनाते हैं बच्चों, ऐसी डेट्स जो डाउटफुल हो रिकवरी की। तो सिंपल सा आंसर है ए, जो भी डेट्स हमें लग रहा है कि डाउटफुल हैं उन्हीं के लिए हम तैयारी करते हैं, उसी के लिए हम तैयार हो जाते हैं, उस नुकसान को भुगतने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेड ऑन द डेट्स दैट आर डाउटफुल ऑफ रिकवरी, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोविजन इज क्रेडिटेड टू। हमें पता है बच्चों, जब एक्सेस हो जाता है, मतलब जैसे हमारा क्या होता है, जब हमारा बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन हमारा ऑलरेडी एक्सेस में बना हुआ है, तो हमारा यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस आने लगता है डेबिट साइड पे पीएनएल के, तो इसको हम कहाँ लेके चले जाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ द पीएनएल अकाउंट, ठीक है। तो जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायर्ड, जितना प्रोविजन रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा एक्सेस में अगर बन गया है तो उसको हम पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लेके जाते हैं। तो इसलिए आप क्रेडिट साइड पे किसके लेके जाओगे, सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? बहुत सिंपल है, वो घुमा घुमा के आपको क्वेश्चन देंगे, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कभी भी गलतियाँ नहीं करोगे। चलिए आगे, डेट्स दैट वर अर्लियर रिटन ऑफ इफ रिकवर्ड, तो मतलब वही जो बैड डेट्स हो चुकी थी, डेट्स दैट वर अर्लियर रिटन ऑफ मतलब बैड डेट्स,
अगर वो रिकवर हो रही है तो उनको हम क्रेडिट साइड किसके भेजेंगे, उसको हम बैड डेट्स रिकवर्ड की तरह दिखाते हैं, और कहाँ पे क्रेडिट करते हैं हम उसको, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो हमारी एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम या गेन की तरह दिखाते हैं। तो आपका सी आंसर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है, ये भी बहुत ईजी था। चलिए लास्ट MCQ हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक ऑन द करेंट ईयर्स प्रॉफिट। तो देखो, अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को दिखाओगे ज़्यादा, ओवर वैल्यूइंग मतलब ज़्यादा दिखाना, इन द सेंस आपका क्लोजिंग स्टॉक हो रहा था 100 रुपये का, बट उसको आपने 120 रुपये से दिखा दिया, तो आप अगर इसको 120 रुपये से दिखाओगे तो आप जब यहाँ पे प्रॉफिट निकालोगे तो वो भी 20 रुपये से ज़्यादा आएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट क्योंकि फिर इवेंचुअली कहाँ जाता है हमारा, P&L अकाउंट में, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये भी बढ़ा हुआ है तो इसके कारण हमारा नेट प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड बढ़ा हुआ आएगा। तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करने से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आएगा और आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या ऑप्शंस दिए हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवर वैल्यूइंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द करेंट ईयर्स प्रॉफिट, इट डिक्रीजेज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, दैट इज क्रेडिट साइड, इनकम साइड हमारा ग्रेटर होगा, तो हमेशा आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। इंक्रीजेज द ग्रॉस प्रॉफिट बट डिक्रीजेज द नेट प्रॉफिट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चीज़ ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा रही है तो वो इवेंचुअली नेट प्रॉफिट पे भी इफेक्ट इंक्रीज का ही डालेगी। डिक्रीजेज द ग्रॉस प्रॉफिट गलत है बिल्कुल। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, इंक्रीजेज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो वो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ाती है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ाती है। आ रहा है समझ में। तो ये आपके सारे MCQs हो गए हमारे चैप्टर नंबर 19 के। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, क्योंकि काफ़ी अच्छे कुछ बीच में बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जिनको देख के आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। अब आने वाले लेक्चर्स में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो भी हमारी अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करके क्लास में सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।